नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने ICT से संबंधित जो टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये टॉपिक जो है ये रीट मेंस एग्ज़ाम में लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस टॉपिक से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। आज के अपने टॉपिक का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। तो ये टॉपिक जो है ये कक्षा 9 की जो सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा भाग 1 जो पुस्तिका है उससे ये टॉपिक हम आज ले रहे हैं। तो शुरू करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। जो एप्लीकेशंस हैं ICT के, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है इसने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति प्रकट की है। इस सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे ही हम आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऑनलाइन सरकारी कामकाज विषयक ई-शासन, ई-बैंकिंग द्वारा बैंक व्यवहार, ऑनलाइन शिक्षा सामग्री के लिए ई-एजुकेशन आदि माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का आज के युग में बहुत विकास हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के बहुआयामी उपयोग के कारण विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। आज भारत में ये जो प्रौद्योगिकी है ये तेज़ी से विकसित हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है इसमें सूचना, आंकड़े तथा ज्ञान का आदान प्रदान मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में फैल चुका है। ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है इसका स्पष्ट प्रभाव आज के समाज पर हमें देखने को मिलता है। आर्थिक उदारवाद के इस दौर के वैश्विक ग्राम की संकल्पना जो है वो संचार प्रौद्योगिकी के कारण ही सफल सिद्ध हुई है। इस नए युग में ई-कॉमर्स, ई-मेडिसिन, ई-एजुकेशन, ई-गवर्नेंस, ई-बैंकिंग, ई-शॉपिंग आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का विकास इसके माध्यम से हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो आज शक्ति एवं विकास का प्रतीक बन चुकी है। इसमें सबसे पहले जो इसके उपयोग हैं उसमें देखते हैं ई-शासन मतलब ई-गवर्नेंस। ई-शासन कोई ई-सरकार या डिजिटल सरकार, ऑनलाइन सरकार या संबद्ध सरकार के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये इसके अन्य नाम हैं। आम नागरिकों, कारोबारियों तथा कर्मचारियों को लाभ देने के लिए तकनीकों के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच तथा निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को ही ई-शासन कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा है। ई-शासन जो है शासन में ई-व्यापार का एक रूप है जिसमें आम नागरिकों को ई-सेवा के प्रतिपादन की प्रक्रिया तथा संचार इसमें निहित होता है। ई-शासन आम नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार के साथ अन्योन्य क्रिया कर मनवांछित सेवा लेने की सुविधा को अपने अंदर समाहित करता है। ईमेल एवं इंटरनेट के माध्यम से आम जनता की शासन में भागीदारी को बढ़ावा देना तथा शासन को सुगम, सरल एवं सुधारना ई-शासन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। तो ई-शासन का अंतिम लक्ष्य क्या है? सरकार को सुधारना। ई-शासन गुणकारी तथा मूल्य साधक सेवाओं की सूचनाओं तथा ज्ञान को शासित नागरिकों तक पहुंचाने के लिए कंप्यूटर की नवीन तकनीकों एवं संचार तकनीकों जैसे इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। ई-शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सरकार द्वारा नागरिकों को एकल बिंदु प्रतिपादित निकाय के माध्यम से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना। यही इसका महत्वपूर्ण
उद्देश्य है। फिर आता है ई नागरिक। ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली प्रमुख सेवाओं में पहली है ई नागरिक, मतलब ई सिटीजन। इसके अंतर्गत सरकार समकालित सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, राशन कार्ड व पासपोर्ट जारी करना, पानी, बिजली, टेलीफोन और मोबाइल आदि के बिल जमा करना तथा कर जमा कराने की सुविधा प्रदान करती है। आगे है ई परिवहन, मतलब ई ट्रांसपोर्ट। इसके अंतर्गत सरकार नागरिकों को मोटर वाहन पंजीकरण, चालक आज्ञा पत्र मतलब ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, कर व शुल्क जमा कराने आदि की सुविधा इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। ई औषधि मतलब ई मेडिसिन। इसके अंतर्गत सरकार देश के विभिन्न भागों में स्थित जो भी हॉस्पिटल हैं उनका नेटवर्क स्थापित करके नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करती है। ई एजुकेशन में क्या होता है, इंटरनेट तथा संचार माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न आदि के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों, मुख्यतः दूरस्थ स्थानों में स्थित नागरिकों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आगे है ई पंजीकरण, मतलब ई रजिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत सरकार नागरिकों को संपत्ति का पंजीकरण तथा स्थानांतरण, स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने की सुविधा प्रदान करती है। ई शासन सचिवालय। इसके अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न शासन सचिवालय एवं सरकारी विभागों के मध्य नेटवर्क की स्थापना करना है, जिससे शासन के विभिन्न घटकों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होने से शासन प्रक्रिया सरल हो जाती है। ई पुलिस के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के डाटाबेस तैयार किए जाते हैं। पहला जो है, इसमें पुलिस अधिकारियों की सूचना रखी जाती है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष या किसी कौशल विशेष की विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को आसानी से ढूंढा जा सके। और दूसरा जो इसका प्रकार है, इसमें अपराधियों की जानकारी एवं उनके द्वारा पहले किए गए अपराधों की जानकारी, अपराध करने के तरीके तथा उनके पहचान चिन्ह आदि की सूचना केंद्रीय डाटाबेस में रखी जाती है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर देश के किसी भी कोने से अपराधी की उपलब्ध समस्त जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। डाटाबेस के अतिरिक्त ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसको FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसे दर्ज करवाने तथा उसकी स्थिति ऑनलाइन जानने की सुविधा प्रदान करता है। फिर है ई कोर्ट, ई न्यायालय। इसके अंतर्गत सभी केसों तथा अपीलों का डाटाबेस तैयार किया जाता है तथा न्यायालय के इंटरनेट पर उपलब्ध इसको करवाया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपीलों को टाला जा सकता है, क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट पर उपलब्ध जिला या सत्र न्यायालय के केस तथा केस के संदर्भ में दर्ज किए गए तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय सुना सकते हैं। इसके अतिरिक्त केस के तथ्यों को दर्ज करने, फिंगर प्रिंटिंग, स्कैनिंग तथा प्रमाणन आदि की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराता है। आगे है ई डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, ई प्रजातंत्र जो है, ई शासन की वह धारणा है जो नागरिकों की भूमिका शासन को सूचना देने वाले से बदलकर शासन में भागीदारी बनाने का प्रयास करती है। ई शासन के क्या क्या लाभ हैं, यह सभी नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। यह नागरिकों को सेवा प्रदान करने की सुविधा को सरल बनाता है। यह सरकारी प्रबंध की विभिन्न स्तरों का विलोपन करता है। नागरिकों, उद्यमियों तथा निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को सूचना प्राप्त करना आसान बनाता है। नागरिकों एवं उद्यमियों को कुछ दिनों या सप्ताहों की बजाय अल्पावधि सेवा प्रदान
कराता है। सरकारी निकाय की उद्यम प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल व मूल्य साधक बनाता है। सरकार के आंतरिक एवं बाह्य जो क्रियाकलाप हैं उनको नागरिकों की आवश्यकता के लिए शीघ्र उत्तर देने वाला ये बनाता है। सरकारी कर्मचारियों को आसानी एवं निपुणता से तथा कार्य संपादन करने की क्षमता ये प्रदान करता है। ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों की राय जानकर शासन में भागीदारी को ये सुनिश्चित करता है। प्रशासन को घूसखोरी व बिचौलियों से यह मुक्त बनाता है। फिर है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। ये भारत सरकार की एक नई पहल है। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसके तहत जिस लक्ष्य को पाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है वह है भारतीय प्रतिभा, सूचना प्रौद्योगिकी बराबर कल का भारत। डिजिटल इंडिया जो है ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो अनेक सरकारी मंत्रालयों और विभागों को कवर करता है। यह तरह तरह के आइडिया और विचारों को एकल तथा व्यापक विजन में समाहित करता है ताकि इनमें से हर विचार एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा नजर आए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय जो है ये DEITY ये इसकी फुल फॉर्म है, इसके द्वारा ये किया जाता है। वहीं इस पर अमल सूची सरकार द्वारा किया जाना है। डिजिटल इंडिया का विजन जो है वो 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। ये है हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा, मांग कर संचालन व एवं सेवाएं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। फिर इस कार्यक्रम की क्या क्या उपयोगिताएं हैं ये यहाँ दी गई हैं। फिर आता है ई मित्र। ये राजस्थान सरकार द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यों का फायदा उठाने के लिए सभी जिलों में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कार्य करने के लिए बनाई गई एक गवर्नेंस योजना। इसके अंतर्गत कौन कौन से काम होते हैं? जन्म, मृत्यु, विवाह, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी योजना में आवेदन, पानी बिजली का नए कनेक्शन या स्कूल कॉलेज की फीस भरनी हो तो इसके लिए सब सरकारी ऑफिस, कॉलेज अथवा स्कूल के चक्कर लगाने की ज़रूरत खत्म कर दी गई है। ई मित्र कियोस्क तथा ई मित्र मोबाइल ऐप पर अब ये सारी सुविधाएं मौजूद हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़ी 105 सूचनाओं को ई मित्र पोर्टल से जोड़ दिया है। और क्या फ़ायदे हैं? ये बिजली के बिल जमा करवाने भर की सुविधा ही नहीं देते हैं बल्कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट समेत 10 तरह के प्रमाण पत्र ई मित्र कियोस्क जो है वो उपलब्ध करवाता है। तो इनके द्वारा ये सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाती हैं। फिर है ई कॉमर्स जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य या ई वाणिज्य इसको कहा जाता है। इसका अर्थ होता है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। तो इसमें इंटरनेट के माध्यम से वस्तुएं या उत्पाद खरीदे और बेचे जाते हैं। इसमें 2 पक्ष होते हैं, 2 या 2 से अधिक पक्ष होते हैं, व्यापारी या ग्राहक। भौतिक संपर्क या भौतिक विनिमय के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अन्योन्य क्रियाएं वो करते हैं। ई व्यापार, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग और ई वाणिज्य के ही ये भाग हैं।
फिर आगे है ई कॉमर्स के अंतर्गत क्रेता इच्छित वस्तु को क्रय करने के लिए वस्तु का उत्पादन करने वाली विक्रय करने वाली जो व्यापारिक संस्था की ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर वस्तु का वो चयन कर सकते हैं। तो इसमें वो खुद चयन करते हैं, वो वस्तु उनको प्राप्त हो जाती है। क्रेता को उत्पाद का भुगतान क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा करना होता है। आगे है ई कॉमर्स के जो एडवांटेज हैं, वो लाभ हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें वस्तु एवं सेवाओं के चुनने से पूर्व क्रेता घर बैठे विभिन्न विक्रेताओं की वेबसाइट पर जाकर उनकी विशेषताओं व कीमतों की तुलना कर सकता है। ई वाणिज्य के उत्पाद तथा क्रेता के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी हो जाती है तथा विपणन लागत में भी कमी आती है। ई वाणिज्य में व्यापारिक सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होता है, जिससे व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान की लागत व समय में कमी आती है। ई वाणिज्य से व्यापार में खर्चीले शोरूम, कमीशन एजेंट व सेल्समैन की आवश्यकता इसके अंतर्गत नहीं होती। ई वाणिज्य में उत्पादों एवं सेवाओं की जानकारी व्यापारिक संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाती है। ई वाणिज्य ने लाइसेंस प्राप्त करने की क्रियाविधि, सरकार से संबंधित अन्य कार्यकलाप तथा प्राप्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। फिर है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? इसके उपयोग से सुलभ, तीव्र और आसान बनाने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चल रही है। ये एक प्रकार की नई तकनीक है। इंटरनेट बैंकिंग जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसका प्रयोग बहुत समय पहले से होता आ रहा है। और ये किसके माध्यम से? बैंकिंग के माध्यम से लेन देन वो करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? किसी भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को किसी भी स्थान से कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। इंटरनेट बैंकिंग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग आदि इसके अन्य नाम हैं। इंटरनेट बैंकिंग के क्या लाभ होते हैं वो हमें देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत अपने खाते की शेष राशि की जानकारी ली जाती है और खाते में जो लेन देन हुए हैं उनकी स्टेटमेंट देखी जा सकती है। नया एफडी या अन्य खाता खोला जा सकता है। मोबाइल रिचार्ज किया जा सकता है। बिजली, पानी, डिश अन्य बिलों पर घर बैठे भुगतान किया जा सकता है। खाते का स्टेटमेंट डाउनलोड किया जा सकता है। आगे है चेक बुक ऑर्डर करना, ऑनलाइन खरीदारी करना, बैंक से किसी भी उपलब्ध बैंकिंग सेवा की मांग करना या शिकायत दर्ज करवाना, अपने खाते की जानकारियां देखना व उसमें परिवर्तन करना, शेयर बाजार और अन्य विभिन्न निवेश ऑनलाइन करना, बस, रेल व अन्य टिकट इंटरनेट से उपलब्ध करवाना, अपना टैक्स व अन्य भुगतान ऑनलाइन करना, ऑनलाइन डीडी डिमांड ड्राफ्ट के लिए फॉर्म भरना, अपने लोन व अन्य खातों का विवरण देखना, जीवन बीमा, वाहन बीमा व अन्य बैंकिंग सेवाएं और उत्पाद ऑनलाइन खरीदना। तो ये इसके लाभ हैं। इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करने के लिए आपको बैंक से संपर्क करना होता है। बैंक में इस सेवा के लिए एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म भरना पड़ता है और यूज़र आईडी और पासवर्ड वो जारी करते हैं। इसके बाद इंटरनेट के माध्यम से अपने बैंक की वेबसाइट पर जाना होता है। बैंक की वेबसाइट पर इंटरनेट बैंकिंग के लिए लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर क्लिक करने से वह आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के लिए कहेगा। प्रथम बार लॉगिन जो रजिस्ट्रेशन पर होता है, अधिकतर बैंक आपको एक नया पासवर्ड सेट करने के लिए कहते हैं। यहाँ आप एक ऐसा पासवर्ड करें जो किसी अन्य के लिए अनुमान लगाना मुश्किल हो और आप उसे आसानी से याद रख सकें। सही यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप अपने बैंक खाते से इंटरनेट के माध्यम से प्रवेश कर पाएंगे और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग
कर सकेंगे। आगे है इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग के दौरान रखे जाने वाली सावधानियाँ। तो इसमें कौन कौन सी सावधानी इसके अंतर्गत रखी जाती है, ये वो सावधानियाँ हैं। इसमें दिया गया है कि अपने कंप्यूटर अथवा लैपटॉप को हमेशा नए एंटीवायरस से युक्त रखें, क्योंकि वायरस और अन्य मालवेयर आपके कंप्यूटर और आपके इंटरनेट उपयोग की जानकारी हैकर को भेज सकते हैं। आगे है ई लर्निंग। ई लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन, आभासी लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा तथा वेब आधारित प्रशिक्षण आदि नामों से इसको पुकारा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा सीखने, प्रशिक्षण या शिक्षा के प्रोग्रामों का प्रतिपादन करना ही ई लर्निंग कहलाता है। ई लर्निंग में प्रशिक्षण, शैक्षणिक या सिखाने की सामग्री को कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के उपयोग से उपलब्ध कराई जाती है। ई लर्निंग की विधा क्या है? शुद्ध ऑनलाइन और सिंक्रोनस क्या होता है कि इसमें प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद वास्तविक समय में एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया वो करते हैं। और असिंक्रोन क्या होता है? इसमें प्रशिक्षु व प्रशिक्षक जो है वो भौतिक रूप से दूर दूर होते हैं तथा अपने मध्य वास्तविक समय में वो अन्योन्य क्रिया नहीं होती, और इसमें वो अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। यही इन दोनों में अंतर है। ई लर्निंग से क्या हानियाँ हैं? प्रशिक्षु को कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी होनी चाहिए। प्रशिक्षण की क्रियाविधि बैंड विड्थ तथा ब्राउज़र के कारण सीमित हो सकती है। आजकल उपलब्ध ब्राउज़रों में विषय वस्तु की सीमित फॉर्मेटिंग संभव होती है। प्रशिक्षण अनुप्रयोग तथा विषय वस्तु को डाउनलोड करने में समय लगता है। ई डिजाइनिंग क्या होता है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने डिजाइनिंग के नए आयाम प्रदान किए हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न सॉफ्टवेयरों की सहायता से आर्किटेक्चरल डिजाइन से लेकर इंजीनियरिंग डिजाइन तक सभी तरह के डिजाइन कम समय में व सही माप के साथ वो तैयार कर सकते हैं।